28 मई 2023 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो 31 मेंबर की इस मिलिट्री अलायंस ने अब इंडिया को एक नेटो प्लस मेंबरशिप के लिए ऑफर दिया है, ये कहते हुए कि हमारे डोर्स आपके लिए खुले हुए हैं। नेटो प्लस यानी बेसिकली नेटो का एक फुल मेंबर बनने का पहला स्टेप इंडिया की नजर से अगर देखें तो इंडिया के लिए ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बॉल अब इंडिया के कोर्ट में है और इंडिया को काफी वाइसली यहां पर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि एक तरफ ऑब्वियसली इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस लूज कर सकता है, तो वहीं पर दूसरे तरफ यह भी बात है कि यह ऑफर नेटो का एक डेथ ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप नेटो की हिस्ट्री देखोगे तो ये सेम चीज पहले भी हो चुकी है बाल्टिक कंट्रीज के साथ, जैसे लिथुएनिया, एस्टोनिया और यहां तक कि प्रो रशियन कंट्रीज जैसे अजरबैजान के साथ भी। और तो और कई डेवलप कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया को तो नेटो ने इंटरनली डिस्टेबलाइज तक कर दिया उस देश पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज यूज करके। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज जो दूसरे देशों पर दबाव डालती है नेटो के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, इन्हें नेटो अलायंस हाइब्रिड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी साइऑप्स कहा जाता है। और ये नेटो मेंबर्स इसीलिए यूज करते हैं ताकि टारगेट कंट्री कंपेल हो जाए उन्हें ज्वाइन करने के लिए। जब हमने इसमें थोड़ी इन डेप्थ रिसर्च की तब हमें यूएस आर्मी पर्सनल एसजीएम हर्बर्ट ए फ्रीडमैन के वेबसाइट से पता चला कि इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूएस और उसके नेटो एलाइज अपने सीक्रेट एनजीओस का यूज करते हैं। 1953 के कोरियन वॉर में नेटो के पीडब्ल्यूबी नाम के एक एनजीओ ने साउथ कोरिया को अलायंस में लाने के लिए एक मेजर रोल प्ले किया था। इस ग्रुप में कुल मिलाकर 55 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें साउथ कोरिया के मिलिट्री और सिविलियन लोगों को तक रिक्रूट किया गया था। यह पूरा तामझाम किया गया बस साउथ कोरिया में किसी तरह प्रो यूएसए और एंटी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जिसके लिए 3 डिफरेंट तरीकों से मैसेजेस को स्प्रेड किया जा रहा था। पहला, एरोप्लेन्स से लीफलेट्स को फेंक कर जिससे कॉमन पब्लिक इन्फ्लुएंस हो सके। दूसरा, रेडियो पर लिटरली स्क्रिप्टेड शोज चलाए जा रहे थे। और तीसरा, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट सिंगमैन री को यूएसए ने इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया कि उन्होंने सीधा अपने देश की आर्म्ड फोर्सेस को ही यूएस जनरल के कमांड में दे दिया। और ये कितनी बड़ी बात है आप समझ रहे हो। इसके बाद से साउथ कोरिया की कंप्लीट आर्म्ड फोर्सेस यूएसए के हाथ में आ गई थी। फिर इसके अलावा साल 1996 में भी यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बाल्टिक कंट्रीज लाटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया को भी यह कहते हुए इनविटेशन दिया कि नेटो के दरवाजे उनके लिए ओपन है। बट इस इनविटेशन के पीछे एक पूरी वेल प्लान स्ट्रैटेजी थी, जिसमें यूएस ने इन बाल्टिक कंट्रीज के मन में रशिया का एक इमेजिनरी डर बिठा दिया, एक ऐसा डर जिससे ये कंट्रीज खुद से नेटो के फुल टाइम मेंबर्स बन गए। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अजरबैजान के साथ भी फॉलो की गई। और यहां पर बस थोड़ा सोचो, अजरबैजान जो कि एक प्रो रशियन देश था, उसने 2021 आते आते टर्की से नेटो टर्म्स पर मिलिट्री अलायंस साइन कर लिया। सो जरा सोचो किस हिसाब से डर बिठाया होगा अजरबैजान पे रशिया का। और इसीलिए इंडिया को यहां पर कॉशियस होने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सदियों से इंडिया रशिया और यूएसए को बहुत अच्छे से बैलेंस करते आया है और दोनों ही कंट्रीज से अच्छे खासे बेनिफिट्स भी लेता है। और ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए अच्छी खासी प्ले की गई है। तो हमें यहां पर किसी के दबाव पे आना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। इनफैक्ट नेटो के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के भी अर्ली सिम्टम्स तो अब इंडिया में दिखने भी शुरू हो गए। यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे इंडिया के प्रति बढ़ने लगा है। नेटो सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग ने तो ये ओपनली कह दिया है कि इंडिया और नेटो के कोलैबोरेशन होने के काफी हाई चांसेस है और दोनों कंट्रीज साइडलाइन पर मीटिंग्स भी कर रही है। नेटो के मेजर मेंबर यूएसए ने तो इंडिया को एक अलग टैग ही दे दिया है मेजर डिफेंस पार्टनर का। और यहां पर नेटो कंट्रीज के इंडिया की तरफ कुछ सालों से बढ़ता सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जैसे 2020 में इंडो चाइना बॉर्डर क्लैश में फ्रांस ने क्लियरली इंडिया को अपने ट्रूप्स भेजने का ऑफर भी किया था फॉर प्रोटेक्शन। और ये अप्रोच एक स्ट्रेटेजिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लग रहा है, जो कहीं ऐसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन हमने मेजॉरिटी कंट्रीज नेटो कैसे ज्वाइन किए इस प्रोसेस को जब डिटेल में स्टडी किया तो हमें ये सारे स्टेप्स उन कंट्रीज से कहीं ना कहीं मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको इस मामले में थोड़े और डिटेल्स चाहिए तो मैं सारे स्टेप्स आपके सामने रखता हूं। सो पहला स्टेप जो नजर आ रहा है वो है एमओयू का। इसमें नेटो के कुछ मेजर पावरफुल कंट्रीज यूएसए नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के नाम पर एक एमओयू साइन करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे उस कंट्री का नेटो के तरफ ट्रस्ट बढ़ सके और वो उसे अपना एलाय मानने लगे। जैसे फिनलैंड, जिसने 2005 में यूएस के साथ एक एमओयू साइन किया था। और इस स्टेप का बेनिफिट हमेशा नेटो कंट्रीज के ही फेवर में प्ले होता है और ऑलमोस्ट हर एक नेटो नेशन के साथ ऐसा ही हुआ है जैसा अभी इंडिया के साथ हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप जो दिखाई दे रहा है वो है डिफेंस पार्टनरशिप साइन करना, क्योंकि नेटो खुद एक मिलिट्री अलायंस है। 2016 में यूएस ने फिनलैंड के साथ डिफेंस पार्टनरशिप साइन की थी, जिसके थ्रू सब्सीक्वेंटली दोनों कंट्रीज में रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने लगे। अपने मसल्स
को और फ्लेक्स करने के लिए नेटो कुछ बड़े ओनली मेंबर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करता है। जैसे 2018 में हुआ ट्राइडेंट जंक्चर, ये इतना ह्यूज था कि कोल्ड वॉर के बाद से मॉडर्न टाइम्स तक इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कभी कंडक्ट नहीं हुई थी। इसमें सारे मेंबर कंट्री से अराउंड 50,000 मिलिट्री पर्सनल्स इन्वॉल्व थे। पर अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बस उन कंट्रीज को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक तरीका है जिन्हें मेंबरशिप ऑफर की गई हो। बट एनीवे, इस सब के बाद भी अगर कोई कंट्री इन्फ्लुएंस नहीं होती तो नेटो के पास एक विशियस रास्ता है, इंटरनली डिस्टेबलाइज करना या उसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करवा देना, जैसे हमने साउथ कोरिया के केस में डिस्कस किया। लेकिन अब अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेरे हिसाब से नेटो का इंडिया में इंटरेस्ट लेने के पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि अब नेटो इज नो मोर जस्ट एंटी रशिया बट इट हैज आल्सो बिकम एंटी चाइना, क्योंकि नेटो के सारे डेवलप्ड नेशंस को अब चाइना एक ऐसी कंट्री जो उन्हें जल्द ही ओवरटेक कर सकती है अगर सही टाइम पर कंट्रोल ना किए जाए तो, और इसीलिए उन्हें चाइना से काफी इनसिक्योरिटी महसूस होने लग गई है और वो सभी मिलकर चाइना को कट टू साइज करना चाहते हैं। प्लस चाइना और रशिया के वैसे भी काफी क्लोज रिलेशंस हैं, तो नेटो ये भी समझता है कि रशिया इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करके उसे ग्रो करके अपने अलायंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और इसीलिए चाइना पर अटैक करना एक तरीके से रशिया के स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय करके उसे वीक बनाना होगा। सो अभी एकदम शॉर्ट में मैं इनका पूरा ट्रैप बताता हूं कि कैसे नेटो एक बड़े से दलदल में फंसा देता है देशों को, जिसके बाद किसी भी देश का उस दलदल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही सेम ये तीनों कंट्रीज जापान, यूक्रेन और फिनलैंड के साथ भी हुआ। सो तीनों के केस में जैसे आपने देखा सारा तामझाम करके उनसे करीबियां बढ़ाई गई और रशिया या तो फिर चाइना का डर दिखाया गया। दोनों भी कंट्रीज के नेगेटिव इमेज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया और यह बताया गया कि अगर उन्हें ट्रू सिक्योरिटी चाहिए तो उन्हें नेटो में शामिल होना जरूरी है। लेकिन यहां पर भी सबको पता है अंडर अ वर्बल ट्रीटी नेटो से रशिया ने एक डिमांड की थी कि वो ईस्टवर्ड्स रशिया के बॉर्डर के तरफ के कंट्रीज को अलायंस में शामिल नहीं कर सकते। सो यूक्रेन को यहां पर मेंबर बनाना जस्टिफाइड नहीं था, और फिनलैंड तो पहले से ही रशिया का एक एलाई नेशन था, बस सिर्फ जापान ही रशिया और चाइना से इनसिक्योर था। सो यहाँ पर नेटो ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दाव खेला, तीनों भी कंट्रीज को अपने तरफ खींचने लगा, और फिर जब रशिया ने नेचुरली रिएक्ट किया उन कंट्रीज को वार्निंग्स देकर, तो उन्हीं वार्निंग्स को यूज करके नेटो ने और धमकाना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला जारी रहा जब तक वो नेशंस नेटो के मेंबर्स नहीं बन गए। और फिर तो यूक्रेन के केस में रशिया ने तो सीधा वॉर ही छेड़ दिया। अब यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि इस वॉर से अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको हो रहा है और यूक्रेन को वो सपोर्ट कहां मिल रहा है, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत तो उनकी एक कंट्री पर वॉर वेज करना यानी नेटो की हर कंट्री पर वॉर वेज करना, तो यहाँ पर तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन हो रहा है, ना कि नेटो वर्सेस रशिया। नेटो के एक भी देश ने अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय नहीं किए, मगर सारे जो वॉर इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्युनिशंस पहुंचाए गए नेटो कंट्रीज को सिर्फ इस एक वॉर से $1 बिलियन का फायदा हुआ, और यूक्रेनियंस की हालत तो हम सब जानते हैं। अब फिनलैंड के केस में भी रशिया ने धमकी दी है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और जापान के केस में भी चाइना ने धमकी दी है कि जापान का ये स्टैंस एशिया को एक वॉर जोन में बदल देगा। मगर फ्रेंड्स, अब जो कि आपने ये जान लिया है कि नेटो को ज्वाइन करना कैसे एक ट्रैप हो सकता है, मगर अब जरा ये भी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि नेटो को ज्वाइन करने की इंडिया को क्या जरूरत हो सकती है, या फिर इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो इंडिया के ओवरऑल आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। सो बात कुछ ऐसी है ना कि इंडिया नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस का मेंबर तभी बनेगा जब हमें सिक्योरिटी पर कोई मेजर थ्रेट आए, जो मेजरली सिर्फ दो ही कंट्रीज से आने के हाई चांसेस हैं, पाकिस्तान या चाइना। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में तो हम सभी को पता है, तो हाइपोथेटिकली अगर इंडिया नेटो ज्वाइन भी करता है तो वो अपने इस कलेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी को यूज करके पाकिस्तान से पीओके को लिबरेट करके अपने अंदर वापस ज्वाइन जरूर करा सकता है। लेकिन उस वक्त इंडिया को एक नहीं बल्कि 2 वॉर फ्रंट्स का चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने ऑलरेडी पीओके में BRI प्रोजेक्ट के तहत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, और इसीलिए चाइना के भी इस वॉर में शामिल हो जाने के चांसेस काफी हाई होंगे। और बस हमारे कैलकुलेशंस में ये इकलौता एक पॉसिबल रीजन हो सकता है जो इंडिया को नेटो ज्वाइन करा सकता है इफ इंडिया ट्रूली वांट्स कश्मीर टोटली बैक। अब अगर समझ लो इंडिया नेटो ज्वाइन करने का फैसला कर भी लेता है तो भी हमारे पास मेंबरशिप के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, नेटो का फुल मेंबर बनना, या फिर दूसरा नेटो का एलाई बनना, जो नेटो ने ऑलरेडी कुछ कंट्रीज को बनाया भी है, जैसे पाकिस्तान जो एक मेजर नॉन नेटो मगर नेटो का एलाई कंट्री है। उसी तरह तीसरा ऑप्शन है नेटो प्लस, जिसमें अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे इंडो पैसिफिक के मेजर कंट्री शामिल है, और इंडिया के लिए भी इनविटेशन रेडी है। ये बेसिकली नेटो का ही एक एक्सटेंशन है दूसरे कंट्रीज को भी अंदर शामिल करने का। अब आइडियली यहाँ पर इंडिया को सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए, जिससे हम दोनों वर्ल्ड्स के अपने एलाइज को ठीक तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। एक तरफ अमेरिका और दूसरे नेटो
नेटो कंट्रीज तो दूसरी तरफ रशिया, और वो पॉसिबिलिटी ना होने पर इंडिया को मजबूरन थर्ड ऑप्शन ही चुनना पड़ेगा। तो इससे इंडिया को कुछ और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे डिटेरेंस, यानी इंडिया के जो भी दुश्मन कंट्री होंगे जो इंडिया को अटैक करने का बस मौका ढूंढ रहे हैं, वो इंडिया का एक नेटो मेंबर होने की वजह से 10 बार सोचेंगे। तो यहां पर इस डिटेरेंस की वजह से हमें पाकिस्तान और चाइना से अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसी के साथ इंडिया को एक डिसेंट एडवांटेज मिल सकता है, जो होगा मिलिट्री टेक बेनिफिट्स। इंडिया को वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, एटलीस्ट ऑन पेपर, क्योंकि मेजर डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स जैसे यूएसए और फ्रांस इस ऑर्गेनाइजेशन के अहम हिस्सा है। मगर फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें बहुत सारी बातें पेपर में तो लिखी जाती है, लेकिन रियल लाइफ में वो ट्रांसलेट कई बार नहीं भी होती है, जैसे यूक्रेन के साथ हो रहा है। कौन सी कंट्री इसको बचाने सामने आ रही है नेटो में से? अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो इंडिया को होगा वो ये होगा कि इंडिया रशिया के साथ अपने सेंचुरी ओल्ड रिलेशंस को दांव पे लगा देगा और खराब हो जाएगा, जिससे शायद रशिया चाइना के साथ अपने क्लोजनेस को और भी बढ़ाने लग जाए। फिर सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा कि रशिया फिलहाल इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, तो नेटो को ज्वाइन करते ही रशिया अपने आर्म्स को सप्लाई करना भी बंद कर देगा, जिससे इंडिया को दूसरे ट्रस्टेड डिफेंस सप्लायर्स को ढूंढना पड़ेगा और हम पावरफुल रशियन टेक से अपने हाथ धो बैठेंगे। और ये कुछ टाइम के लिए एक पीरियड ऑफ वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, कुछ सालों के लिए, जिस पीरियड में हमें कोई दुश्मन कंट्री अटैक कर सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर किसी और नेटो मेंबर पर कोई अटैक होगा, स्पेशली यहां पर यूएस, तो आर्टिकल 5 के तहत इंडिया को भी उस वॉर में उतरना होगा, चाहे वो वॉर इंडिया के इंटरेस्ट में रेलेवेंट हो या फिर नहीं। फोर्थ डिसएडवांटेज, नेटो मेंबर बनते ही इंडिया के अंदर भी एक नेटो मिलिट्री बेस सेटअप किया जाएगा और इससे हमारे कंट्री की सोवेरेनिटी खतरे में हो सकती है। एंड फाइनली, नेटो खुद एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन कहां रहा? नेटो के मेंबर कंट्रीज में काफी डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस हैं, जैसे ग्रीस और टर्की, इन दोनों के बीच कई बार आइलैंड्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। उसी तरह नेटो के कई मिशंस जैसे अफगानिस्तान, इराक और लिबिया भी एक फेलियर ही रहे हैं। सो ऐसे में कई बार नेटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक यूनानिमस डिसीजन लेना। बात कुछ ऐसी है ना कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज जैसे मिडिल ईस्ट, चाइना और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया पर नेटो मेंबर्स कभी यूनानिमसली अप्रूव डिसीजंस नहीं ले पाते। अब रशिया का ही केस ले लो, सब जानते हैं कि जर्मनी ने कभी कोई डायरेक्ट एंटी रशिया स्टैंड दिया ही नहीं है, फिर भी वो नेटो का एक अहम पार्ट है। इनफैक्ट एक कंट्री छोड़ो, पूरा का पूरा यूरोप ही आज रशिया पर ही तेल के लिए रिलाई कर रहा है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही एक दूसरे से पूरी तरीके से एग्री ही नहीं करते हो, उन पर अपनी सिक्योरिटी की आस लेकर कितना रिलाई किया जा सकता है, ये सवाल उठता है। सो अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें ना फ्रेंड्स, तो क्या सच्ची में इंडिया को नेटो की जरूरत भी है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नेटो का मेंबर अगर बन गया तो इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे खासे खराब हो जाएंगे, जो इंडिया नहीं चाहता। और ये वेस्टर्न ब्लॉक इतना भरोसेमंद भी नहीं है जिसे इंडिया उनका मेंबर बनने का सोचे आंख बंद करके, क्योंकि हिस्ट्री हैज ऑलरेडी प्रूवन दैट। और बात रही चाइनीज एग्रेशन की, तो इंडिया के पास वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है, जो किसी भी सिचुएशन में वॉर की क्षमता रखती है और सामने वाले देशों को वॉर के लिए डिटर करने की। एंड फाइनली, नेटो के बिना भी इंडिया के वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, सारे कंट्रीज के साथ मोस्टली अच्छे रिलेशंस ही। सो अलग से नेटो को ज्वाइन करके दूसरे एलाइज के साथ दुश्मनी क्यों मोड़ना, ये क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। बट फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर, कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी रशिया की मदद से एक मास्टर मूव खेल लिया है। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई अर्ज यू टू गो एंड वॉच। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, और हाँ, इंस्टाग्राम पर गौरव जी ठाकुर आईडी को फॉलो करना मत भूलना रेगुलर अपडेट्स के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।